भाषा का विकास। सबसे पहला जो हम अपनी शुरुआत करते हैं भाषा के विकास को लेकर कर रहे हैं कि भाषा क्या है, कहाँ से हमारी उसकी शुरुआत हो रही है और हिंदी भाषा विशेष रूप से कहाँ से और किस नाम से कैसे जानी गई, ये सब बातें हम बात करेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो हिंदी भाषा जो है उसे भारोपीय परिवार के अंतर्गत माना जाता है। भारोपीय परिवार, वैसे तो आप जानते हैं कि संस्कृत और संस्कृत से फिर आई पाली और पाली से फिर आई प्राकृत और प्राकृत से फिर आई अपभ्रंश और अपभ्रंश से फिर आई हिंदी। ये एक विकास हम जानते हैं मोटा मोटा, जो पूछ लेता है कोई भी एग्जाम में कि अपभ्रंश से पहले भाषा का, हिंदी भाषा का रूप कौन सा था या पाली के बाद कौन सा रूप आया, तो ये एक छोटा क्रम भी एक अपना याद रखें। लेकिन ये जो भी भाषा है वो सारी भाषाएं जहाँ से निकली है उसका नाम दिया गया है भारोपीय परिवार। अब भारोपीय का मतलब है भारत प्लस यूरोप दोनों के मिक्सचर की भाषा, वहाँ के योग से बनी हुई रूप है। और इसके अंतर्गत दो रूप मिलते हैं हमें, शतम और केंतुम। ये दो रूप हमें दिखाई देते हैं, शतम और केंतुम। आपसे पूछ सकता है भारतीय परिवार के मोटे दो रूप कौन से हैं, ये हैं शतम और केंतुम। इन्हीं से जो है भाषा आगे बढ़ती चली जाती है और इसी में भारत ईरानी जो वर्गीकरण है भारत और ईरानी के रूप से मिलकर बना हुआ। जैसे आप जानते हैं संस्कृत हमारी मूल भाषा है, लेकिन भारत में हिंदी जो नाम है वो हिंदी नहीं पड़ा, वो हिंदी नाम था नहीं, वो नाम था क्या, सिंधी। और सिंधी में जो ये स है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ह में। किसके कारण, ईरानियों के कारण, क्योंकि ईरानी सिंध प्रदेश में आके रहे थे और वो लोग स का उच्चारण नहीं कर सकते थे, उसकी जगह ह बोलते थे, इसलिए सिंध प्रदेश को उन्होंने हिंद प्रदेश बोला और वहाँ की भाषा को उन्होंने ज़बान हिंद बोला और वो बन गई क्या, हिंदी। ठीक है, तो वास्तव में अगर आपसे पूछे हिंदी शब्द किस भाषा का है तो आंसर देंगे आप क्या, ईरानी का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नहीं तो लोग सोचते हैं संस्कृत का शब्द है, कुछ सोचते हैं अरबी का शब्द है, कुछ सोचते हैं फारसी का शब्द है, ईरानी शब्द है। तो ये जो भारत ईरानी का जो रूप है, इसी में से एक ईरानी, एक दरद और भारतीय आर्य भाषा, इनका जन्म हो रहा है। पहले भारोपीय परिवार दो रूपों में बटा और वहां इन दोनों रूपों से भारत और ईरानी एक नया रूप भी निकल रहा है, जिसमें ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा, ये जो तीन है, ये वर्गीकरण किया किसने, ग्रियर्सन ने किया। और यही जो भारतीय आर्य भाषा है, इसी भारतीय आर्य भाषा में हिंदी और हिंदी से जुड़ी हुई अन्य भाषाएं और बोलियों का रूप दिखाई देता है। तो हमारी जो हिंदी है वो कैसी है, भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली है। और ये जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, ये भी तीन प्रकार से हम इसका वर्गीकरण देखते हैं, एक प्राचीन रूप में, एक मध्यकालीन रूप में और एक आधुनिक रूप में। ये तीन प्रकार की भारतीय आर्य भाषाएं हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इस प्राचीन में हमारे पास दो आती हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ये संस्कृत तो है, ये वैदिक और लौकिक का मतलब क्या है ये भी एक बार जानना है। वैदिक वेदों की, लौकिक लोक व्यवहार की। हमेशा कोई भी भाषा वो अपने दो रूपों में रहती है, एक जो उसकी साहित्य की भाषा होगी और एक जो जन सामान्य की भाषा होगी। हर भाषा के दो रूप मिलते हैं। तो उस समय संस्कृत की किताबी भाषा का नाम था, वेदी भाषा का नाम था वैदिक,
और जो लोग प्रचलित कर रहे थे, बोल रहे थे, जिसमें वो थी लौकिक। जैसे हिंदी है, अब हिंदी, जिस हिंदी में मैं आपको पढ़ाऊंगा या हम डेली में बात कर रहे हैं, मान लीजिए, वो कौन सी होगी? जन सामान्य वाली होगी। लेकिन किताबों में जाएंगे तो जो परिनिष्ठित रूप में मिल रही है, व्याकरणिक रूप में मिल रही है, थोड़ी क्लिष्ट भी लगेगी, तत्सव बहुला भी लगेगी, वो सब कैसी है? साहित्यिक है। ठीक है, हर भाषा के दो रूप मिलेंगे। तो प्राचीन आर्य भाषा में जो वैदिक और लौकिक, ये दो रूप दिखाई देते हैं। और मध्यकालीन जब आप जाते हैं तो मध्यकालीन में आपको दिखाई देते हैं कौन? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये आपको तीन रूप दिखाई देते हैं इसमें। प्राचीन में दो, मध्यकाल में तीन, और आधुनिक में चलकर आगे आपके सामने हमारे पास 8-6-7 भाषा आती है, जिसमें से हिंदी हमारा मेजर नाम है। हिंदी के साथ साथ बांग्ला के साथ साथ गुजराती, उसके साथ साथ पंजाबी, मराठी, सिंधी, और उड़िया। ये जो भाषा है आधुनिक आर्य भाषा, उसमें हिंदी आती है। मतलब अगर हम यहाँ से परिवार अपना चलता हुआ देखते हैं और संस्कृत यहाँ पर आ रही है, और यहाँ से संस्कृत फिर आज मॉडर्न युग में जाकर हिंदी का रूप दिखाई देता है हमें। और हिंदी के साथ जो पनपी भाषाएं हैं वो ये हैं। भाषाएं तो और भी होंगी, लेकिन ये भाषा जो हिंदी के साथ साथ आधुनिक रूप में पनपी है। और फिर इन भाषाओं की अपनी बोलियां हैं, तो वो एक अलग और लंबा चैप्टर है। तो अभी हमने एक भाषा का मोटा मोटा चैप्टर देखा कि हमारी भाषा जो है वो आर्य भाषा है, और आर्य भाषा में भी हिंदी जो है वो कैसा रूप है? आधुनिक रूप है। ठीक है, इससे थोड़ा सा एक छोटे से चार्ट से आपके समझ में आ जाएगा। एक जनरल क्वेश्चन अगर भाषा पर आ जाए तो आपको इसी में से कुछ भी कुछ पूछ सकता है कि अपभ्रंश कैसी भाषा है। ऑप्शन दे देगा, अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा है, प्राचीन आर्य भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा है, या उसका संबंध वो दर्द से जन्मी है। कैसे करके क्वेश्चन कर लेगा आपसे। ठीक है, आपसे भारोपीय परिवार को कितने रूपों में बांटा गया? 2 रूपों में, ऐसा जान सकता है। ठीक है, तो कुछ भी मोटा सा पूछता है, एक क्वेश्चन इसमें से जनरली आना चाहता है तो किसी भी एग्जाम में, हिंदी वाले एग्जाम में पूछ सकता है। या ये जो मैंने आपको चार्ट बनाया, संस्कृत, फिर ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और इसमें जैसे अभी बताया हमने, ये संस्कृत यहीं से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में होते हुए फिर हिंदी की ओर चली है। हमने इसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक यूं देख लिया क्रम, या इसको यूं देख लिया क्रम, कैसे भी। और इसमें ये जो हिंदी शब्द है कहां से आया? ईरानी से। ये 2-3 क्वेश्चन इसमें अभी तक हमने जो बात की है, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आइए इससे आगे चलें। हमारे जो हिंदी है इसका जो ये रूप है, संस्कृत तो अभी हम नहीं देख रहे क्योंकि संस्कृत हमारा विषय नहीं है, पाली भी हमारा विषय नहीं होना चाहिए, प्राकृत भी कोई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड थोड़े थोड़े शब्द पूछ लेता है। जैसे पाली है, अब ये पाली शब्द जो है इसका क्या अर्थ है? आपसे पूछ ले पाली का क्या अर्थ है, तो कैसे बताएंगे? तो पाली के लिए अलग अलग नामकरण दिए गए। एक इसका होता है, पाली का अर्थ दिया हुआ है ग्रामीण भाषा। जैसे मैंने बताया, लोक व्यवहार में जो प्रयोग होने वाली भाषा थी उसको नाम दिया गया था। संस्कृत हो गई उच्च वर्ग की भाषा, साहित्य संबंधी उस समय भी, और ग्रामीण भाषा के रूप में हो गई पाली भाषा, ऐसा नाम माना गया। एक ये माना गया कि ये पाटली पुत्र की भाषा थी, इसलिए इसका नाम पाली पड़ा, ऐसा भी मान लिया गया। मगध एरिया, पाटलिपुत्र, ये माना गया। और इसका अर्थ पंक्ति से भी लिया गया। पाली मीन्स पंक्ति। जो बुद्ध के वचन थे, उन बुद्ध के वचनों की जो पंक्तियां थी उनको पाली का नाम दिया गया, क्योंकि पूरा बौद्ध साहित्य पाली में रचा गया है, तो इसका अर्थ पंक्ति भी ले लिया जाता है। तो इस प्रकार अगर आपके प्रश्न आ जाए पाली नाम के लिए कौन सा अर्थ
नहीं चलता है। तो हो सकता है ऑप्शन में दे रखा हो पाली पोसी गई भाषा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा भी तिगड़म लगा देता है एग्जामिनर कई बार, और कई बार इन तीनों में से ही कोई एक ऑप्शन दे देता है, वो पूछ लेता है। ठीक है, तो पाली के संबंध में ये 3 चल रहे हैं। और पाली के अंदर क्या फेमस है, अगर आपसे पूछता है तो पाली के अंदर फेमस है बौद्ध साहित्य। पाली के अंदर बौद्ध साहित्य प्रचलित है। और बौद्ध साहित्य के कितने रूप दिखाई देते हैं आपको? बौद्ध साहित्य में मिलता है क्या? एक तो धम्म, सुत्त, क्या है? धम्म, सुत्त, विनय, ये तीनों है पिटक। ये सब लिखेगा इसमें पाली में। तो पाली की जो मोटी मोटी खासियत है ये आपसे जनरली बात कर सकता है। इसका नामकरण, उसमें क्या लिखा गया उसके बारे में आपसे बात करता है, और बुद्ध का सारा कुछ इसमें ही वर्णित है टोटल। अब आगे चलें, इसी में ही हम बात करें कि प्राकृत की। तो प्राकृत जो है, प्राकृत का मतलब होता है प्रकृति जन्य, नेचुरल। वो भाषा जो कैसी है? नेचुरल है, यूं कह लें। आप देखेंगे कि संस्कृत को ब्रह्मा की द्वारा दी गई भाषा लिपि के रूप में जाना जा रहा है कि वो ईश्वर ने पैदा की देव भाषा है, और लोगों द्वारा भ्रष्ट रूप में जो पैदा हो रही है वो प्राकृत रूप में पैदा हो गई, वो भाषा है प्राकृत भाषा। कबीर ने भी जिसे कहा भाषा बहता नीर, वो भाषा प्राकृत भाषा है, ये भी मैंने पहले बोला। इसी प्राकृत भाषा को भरत मुनि, वररुचि, हेमचंद्र, ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके कई कई भेद बताए हैं। भरत मुनि ने सबसे ज्यादा बताया, वररुचि ने और हेमचंद्र ने, सबने। इसके भी भेद हो गए, क्योंकि जैसे भाषा की बोलियों की उपबोलियां होती चली जाती है, ऐसे इसके कई रूप बताए। लेकिन इस जैसे यहाँ बौद्ध साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है पाली में, वैसे ही प्राकृत में जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो कौन है? हेमचंद है। और हेमचंद जो है उन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इन्हें प्राकृत का पाणिनि, इस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। अगर अभी, क्योंकि ना हमारा मकसद पाली पढ़ने का है ना हमारा प्राकृत, अगर पढ़ना होगा तो थोड़ा अपभ्रंश जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि अपभ्रंश जो है वो हिंदी से जस्ट पहले का रूप है। इसलिए पुरानी भाषाओं में संस्कृत, पाली, प्राकृत ये नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा नाम 1% कहीं पूछ ले, इसलिए आपको दिया गया है। अपभ्रंश हमारे लिए जानना जरूरी है। अपभ्रंश का मतलब भी बताया गया भ्रष्ट रूप, बिगड़ा हुआ रूप, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश है, ये कह दिया गया। अपभ्रंश के बारे में हम क्यों पढ़ें? क्योंकि हम तो हिंदी साहित्य पढ़ें, तो कुछ लोगों ने माना कि अपभ्रंश क्या है? पुरानी हिंदी है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कह दिया। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, और कहा कि ये पुरानी हिंदी है, इसको पढ़ना चाहिए। जैसे हम किसी भी क्लास में जाते हैं तो उससे पिछली क्लास में क्या पढ़ाया गया उसका हम रिकॉल सा करते हैं, प्रीफेस की बात करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें हिंदी पढ़ने से पहले उसके बैकग्राउंड में अपभ्रंश को जानना बहुत जरूरी है। और जो आचार्य दंडी ने इसे आभीरों की भाषा कहा है। पुरानी हिंदी, ये क्वेश्चन तो बहुत कई बार आ चुका। आचार्य दंडी ने उसे क्या कहा है? आभीरों की भाषा। और वाग्भट और हेमचंद, इन्होंने इसे क्या कहा है? ग्रामीण भाषा। इसे ग्रामीण भाषा का नाम दिया। और इस अपभ्रंश के कई रूप निकल कर आते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, सूरसेन क्षेत्र में प्रयोग होने के कारण शौरसेनी अपभ्रंश।
और ये सब प्राकृत से उभर कर सेम टू सेम वैसे की वैसी आई। पैशाची अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश, ये 5 रूप दिखाई देते हैं आपको। अगर आपसे एक जनरल क्वेश्चन कर ले कि अपभ्रंश के कितने रूप हैं, तो 5 रूप हैं। ये 5 हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा जो बोलियां निकलती हैं हमारी हिंदी की किससे निकलती हैं? शौर सैनी से निकलती हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आपके पास आ सकता है, तो इसे भी आपने बताना है। इसी बीच में अपभ्रंश के लिए एक अवहट्ठ नाम भी आता है, अवहट्ठ भाषा, जिसका प्रयोग विद्यापति ने भी किया है। तो ये अवहट्ठ भाषा क्या है? ये बेसिकली वैसी ही भाषा दिखती है जैसे मैंने बोला, एक साहित्यिक भाषा और एक बोलचाल की भाषा। अगर हम अपभ्रंश को साहित्यिक भाषा कहें तो अवहट्ठ को हम कैसी कह सकते हैं? बोलचाल की लोकल भाषा कह सकते हैं। लेकिन इस भाषा को, अवहट्ठ को, सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या कहा? यह अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है। इसको अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मान लिया, ये माना इसको। किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने। ठीक है, तो ये हमारा अपभ्रंश का एक छोटा सा खाका था जो हमें समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें एक बार नेट में तो क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन बाकी और एग्जाम में जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी कहीं आ जाए तो हम इसे जान सकें। इसी अपभ्रंश, क्योंकि विशेष रूप से हमें अपभ्रंश समझना है, मैंने कहा क्योंकि इसी से हिंदी का रूप निकल कर आ रहा है, तो इसी अपभ्रंश को, इससे जो हमारी आधुनिक भाषाएं निकल रही हैं उसका वर्गीकरण भोलानाथ तिवारी ने कैसे किया है? भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश से निर्मित भाषाएं जो हमारी निकल कर आती हैं, इसमें ब्राचड़ या पैशाची, जिसे हम पश्चिमोत्तरी कहें, पश्चिम और उत्तर के बीच की, ये जो है इससे जो निकलती हैं वो निकली हैं लहंदा, पंजाबी, सिंधी, पश्चिमी हिंदी, और शौर सैनी से जो निकली है, जिसे इन्होंने नाम दिया है मध्यवर्ती, उससे निकली हैं राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। वहीं अर्धमागधी, जिसे मध्य पूर्वी कह लें, उससे निकली है पूर्वी हिंदी, और मागधी जो पूरी तरह से पूर्वी है, उससे निकली है बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया और महाराष्ट्री जो दक्षिण की है, उससे निकली है मराठी। तो ये जो वर्गीकरण किया है भोलानाथ तिवारी ने, प्रदेशों के आधार पर, उनकी उत्पत्ति के आधार पर, ये अलग अलग देश, पश्चिमोत्तर, मध्यवर्ती, मध्य पूर्वी, पूर्वी और दक्षिणी के आधार पर
ये भाषाएं हमारी जन्म लेती हैं। इन्हीं भाषाओं में ये पश्चिमी हिंदी, ये राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पूर्वी हिंदी और बिहारी, ये वो हैं जो किस नाम से जानी गई? ये जानी गई उपभाषा के नाम से। ये सारी उपभाषाओं के रूप में जानी गई। किसकी? हिंदी की उपभाषाओं के रूप में। हिंदी की बोलियां बनने से पहले वो बनती है उपभाषा। और उपभाषाएं कितनी हुई हमारे पास? अगर हम बात करें 5, सॉरी ये गुजराती पे टिक लग गया है, गुजराती नहीं, ये 5 हो गई। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 हमारी उपभाषाएं हैं। इन्हीं 5 उपभाषाओं से हमारी 18 बोलियां निकलती हैं। उनकी बात करेंगे, उन बोलियों से क्वेश्चन आता है। तो हम बोली का चार्ट एक बार समझ लें कि इन्हीं से कैसे कैसे हमारी बोलियां निकली हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी उपभाषा का जन्म कहाँ से हो रहा है, किस शौर से हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन कर लेता है। ये जो हमारी हिंदी भाषा है, इसकी ये 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, अभी जिसकी हमने बात की, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ये जो 5 उपभाषाएं हैं, इसके अंतर्गत जो आती हैं क्या बोलियां, वो कौन सी हैं ये हम यहां देख रहे हैं। तो पश्चिमी हिंदी में हमारे पास कौन सी आती है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में बड़ा एरिया होने के कारण एक पश्चिमी राजस्थानी है, एक पूर्वी राजस्थानी है, एक उत्तरी राजस्थानी है, एक दक्षिणी राजस्थानी है। और इनकी मूल पहचान किस नाम से है? तो पश्चिमी को मारवाड़ी के नाम से पुकारा जा रहा है, पूर्वी को जयपुरी के नाम से पुकारा जा रहा है, उत्तरी को मेवाती के नाम से और दक्षिणी को मालवी के नाम से, मालवा क्षेत्र से जुड़ी होने के कारण। ऐसे ही ये जो पहाड़ी है, इसको पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, ये 2 नामों से जाना जा रहा है। जिसका मूल नाम पश्चिमी पहाड़ी में क्या है? हिमाचली,